आज के इस क्लास में हम लोग लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का यहाँ पे टेस्ट सीरीज नंबर 1 को लेकर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस सीरीज़ में लिया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक सारे देखना। अगर आप भी बिहार पुलिस भर्ती एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके से नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। ये सेट नंबर 1 है बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, जो आप सभी को आगामी आने वाले दिनों में एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न हमारे पास है। कहा गया यहाँ पे कि पंचायती राज प्रणाली जो है किस सूची में है। क्या प्रश्न हमारे पास कि पंचायती राज जो प्रणाली है वो किस सूची में यहाँ पे है? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या फिर अवशिष्ट सूची। देखिए, पंचायती राज की जब भी बात आएगा तो वो आपको हमेशा याद रखना है किस सूची में हो जाएगी, तो वो राज्य सूची में हो जाएगी। तो एक का सही उत्तर आपको बी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो राज्य सूची में है। ठीक है, और ये कौन से अनुसूची में इसका जानकारी दिया गया है? तो 7वीं अनुसूची में तीन सूची के बारे में जानकारी दी गई है। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची जिसको हम लोग केंद्र सूची के नाम से भी जानते हैं। तो एक का सही उत्तर आपको बी करेक्ट हो जाएगा, राज्य सूची। अगला हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? इसका सही उत्तर आपको बताना है। ये हो जाएगा भारत के महान्यायवादी का वेतन तथा भत्ते। क्या प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय जो है भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? ठीक है, ये बाकी सारे हैं, ये जो ए, सी और डी जो है ये आपको भारत की संचित निधि पर आधारित है, लेकिन भारत के महान न्यायवादी का वेतन तथा भत्ते जो है उस भारत की संचित निधि पर आधारित नहीं है, उसके द्वारा नहीं दी जाती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 2 का बी करेक्ट होगा। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। क्या प्रश्न है कि संविधान संशोधन जिसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया। तो देखिए, वस्तु एवं सेवा कर जो यहाँ पे जीएसटी की बात हो रही है, जीएसटी कब लागू किया गया था? 2017 में। ठीक है, 2017 में भारत में जीएसटी, और जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पे संविधान संशोधन जिसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया, तो ये होता है 101वां और 2017 में। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 का ए। हम लोग सारे प्रश्न देखेंगे, 100 यहाँ पे टोटल सेट का क्वेश्चन देखेंगे, इसलिए लास्ट तक सारे देखना है। इस सेट से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को कवर हो जाएगी। अगला है यहाँ पे कि सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह के रीट जारी करती है, जिसमें से कौन सा एक है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होती है ना, वो आपको 5 तरह के रीट जो जारी करती है, जिसमें से एक आपको यहाँ पे बताना है। जिसमें से एक है अधिकार परीक्षालय। क्या है? अधिकार परीक्षालय। यही 4 का सही उत्तर क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, जो रीट जारी करती है 5, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ नाम। पहला है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परम आदेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है आपका उत्प्रेषण, और पांचवा जो है वो आपका अधिकार परीक्षा लेख है। ठीक है, ये सारे सर्वोच्च न्यायालय जी के द्वारा 5 तरह के रीट जारी किया जाता है। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है? यही प्रश्न हमारे पास है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ से संबंधित है। यही इसका सही उत्तर हो जाएगी। 5 का क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। 5 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगी। 6 नंबर हमारे पास है कि डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर होता है। देखिए, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। जितने भी भारत में बैंक है वो सभी के द्वारा यहाँ पे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जारी किया जा रहा है। ठीक है, जारी किया जाता है। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे सही उत्तर जो हो जाएगी वो हो जाएगा डेबिट कार्ड से सीधे खाते से हम लोग पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक ऋण लिया जा सकता है। यही इसका सही उत्तर हो जाएगी। डेबिट कार्ड जो होता है वो सीधे बैंक से लिंक होती है आप लोगों को, और जो बैंक के अकाउंट में जितना पैसा होता है उतना आप लोग निकाल सकते हो डेबिट कार्ड की मदद से। लेकिन क्रेडिट कार्ड एक तरह का लोन का सुविधा हुआ, जितना आपको लिमिट दिया जाएगा उसी के अंदर आपको खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, 6 का डी करेक्ट होगा। 7 नंबर है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जन साक्षरता दर सबसे कम है? वैसे तो साक्षरता दर यहाँ पे बिहार की कम है, लेकिन बिहार ऑप्शंस में नहीं है, तो जो ऑप्शंस में दिया गया आपको उसी के अनुसार लगाना है। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार विकल्पों में से जो 4 विकल्प दिए गए उसमें से त्रिपुरा राज्य का जो है साक्षरता दर सबसे कम है। क्या है? त्रिपुरा का। ठीक है, सबसे कम जो त्रिपुरा का यहाँ पे है वो 87.22 है, लेकिन सब ज़्यादा केरल का है। केरल का कितना है? 93.99, मतलब 94% के अप्रॉक्स मान सकते हैं। उसके बाद मिजोरम का है, उसके बाद गोवा का है, उसके बाद आपका त्रिपुरा का है। यहाँ पे 7 का सी करेक्ट होगा। जब बिहार रहता है यहाँ पे ऑप्शन में तो बिहार आंसर हो जाता।
अगला है कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की। तो कौन से ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किए थे? वो थे VKR वीराव। क्या नाम था इसका? VKR वीराव। ठीक है, जो भारत के पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किए थे भारत के अर्थशास्त्री। और ये कब किए थे? तो ये आपको 1931 से 32 के बीच में। ठीक है, अगला है 9 नंबर कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? देखिए, लिंगानुपात जो होता है प्रत्येक 1000 पुरुष पर कितने महिलाएं हैं उस राज्य में। ठीक है, उसी को हम लोग लिंगानुपात बोलते हैं। और लिंगानुपात सबसे कम की बात कर रहा है, तो बात का मतलब यहाँ पर हुआ लिंगानुपात सबसे कम। कहाँ पे ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे प्रति 1000 पुरुष पर सबसे कम महिलाएं हैं? ठीक है, वही आपको यहाँ पे लिंगानुपात सबसे कम है वही बताना है। तो उस केंद्र शासित या राज्य का नाम है दमन और दीव। दमन और दीव में क्या है? सबसे कम लिंगानुपात है, जो आपको यहाँ पे ओनली कितना पता है? 618 है। कितना है? 618। और सबसे जो है आपको ज़्यादा जो है वो केरल में है। सबसे ज़्यादा केरल में कितना है? केरल में है आपको 1084। कितना है? 1084। और भारत में राज्य की अगर बात करेंगे तो सबसे कम है राज्य में। सबसे कम क्या है? राज्य में। तो यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना है, 879 है। यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों लिख दिया गया था, इसलिए हमको केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे लगाना है, जो 618 ही ओनली है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 10 नंबर की निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई? तो बंगाल में जो बहुत सारे आंदोलन हुआ था, लेकिन सबसे पहला आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था वो आपको बताना है। तो वो था रामकृष्ण मिशन। क्या था? रामकृष्ण मिशन की शुरुआत बंगाल से हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 10 का क्या होगा? सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। कहा गया कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने बसाया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है कि पाटलिपुत्र जो नगर था उसको किस शासक ने बसाया था? वो था, उसका नाम उदयन नाम था। और ये किनका पुत्र था? अजातशत्रु का। किनका नाम ये बेटा था? उदयन, अजातशत्रु का। और अजातशत्रु को उन्होंने हत्या कर दिया था अपने पिता को। उदयन जो है वो अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। ठीक है, और उदयन ने ही अपने पाटलिपुत्रा को अपने साम्राज्य की राजधानी भी बनाया था। ठीक है, समझ में आ रही ना? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो गया? 11 का ये। 12 नंबर देखते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास में सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? सहायक संधि की। जब भी आधुनिक भारत के इतिहास में सहायक संधि की अगर बात की जाएगी तो वो किया था वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली जी के द्वारा किया गया था। तो 12 का सही उत्तर आपको सी के साथ चलेंगे। अगला है कि सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था 7 वर्षों तक। वो किन देशों के बीच हुआ था, यही हम लोगों से प्रश्न पूछा गया है। तो ये हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। 13 का डी करेक्ट होगा। ठीक है, 13 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। और ये कब से कब तक हुआ था? 1756 से लेके 63 ईस्वी तक। ठीक है, 1756 से लेकर 63 ईस्वी के बीच हुआ था। अब अगला रीजनिंग का प्रश्न है, आप लोग पढ़ लो, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे बोला गया है कि परी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा या फिर बैठी है? तो इसका सही उत्तर गुंजन हो जाएगी। इसको आप लोग बना लेना। ठीक है, अगला है दिए गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल कितने आयत है यही हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे कुल जो आयत है देखो 1 2 3 4 5 6, ये पूरा हुआ 6, फिर 7, टोटल यहाँ पे जो है आपको 9 आयत दिख रहा है। कितना 9 आयत दिख रही है? इसमें 9 आयत दिख रही है। ठीक है, 9 आयत यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 9 आयत। ठीक है, 9 आयत होगा ना? देखो देखो ये हुआ 1 2 3 4 5, फिर ये हुआ आपका 1 6 हुआ टोटल, फिर आपको ये हुआ 7, फिर ये हुआ आपका 8, और ये पूरा हो गया 9। टोटल 9 आयत इसमें है। ठीक है, कितने आयत है? इसमें 9 आयत है। चलिए अगला देख लेते हैं कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। पहला दिया गया आपको 6 5 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया 8, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 5, उसके बाद 48, वही दिया गया है। अब देखो इसको ध्यान से देखना आपको। देखो ये जो है अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 × 4 प्लस
देखो इसको ध्यान से देखो आप लोग, ठीक है। हाँ इसको, ये 6 गुने 4 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 6 गुने 4 और ये प्लस 5 करोगे तो देखो 6 चौके 24, 5 29। उसी तरीके से 8 गुने 5 करोगे और यहाँ पे प्लस कितना जोड़ोगे 48 आ जाएगा, तो 8 जोड़ोगे तो 48 हो जाएगी, तो इसलिए इसका आंसर 8 होगा। कोई सीरीज पे ये आप लोगों को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा मल्टीप्लाई जोड़ के, ठीक है। अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, यहाँ पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला जो होता है ना, वो आपको बताना है। वर्टिब्रेट एनिमल्स डैट क्रॉल ऑन द ग्राउंड, इसका मतलब हुआ रेंगने वाले जंतु को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रेंगने वाले जंतु जो होता है वो रिप्टाइल्स होता है। क्या होता है, रिप्टाइल्स, जिसको हम लोग एक शब्द में बोलेंगे रिप्टाइल्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अब यहाँ पे बोला गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे सिनोनिम्स मतलब आपको पर्यायवाची शब्द बतानी है, एक जैसे शब्द। एलिगेंट, एलिगेंट का मतलब होता है यहाँ पे, एलिगेंट का मतलब होता है सुंदर, क्या नाम होता है, सुंदर, ठीक है। और सुंदर यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऐसा मीनिंग है जिसका अर्थ जो है सुंदर होगा, वो आपको यहाँ पे ग्रेसफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेसफुल। तो 18 का सही उत्तर आपको सी करेक्ट होगा। 19 नंबर है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। आइडियम है ये बॉटम लाइन। बॉटम लाइन का मतलब होता है यहाँ पे द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 19 का बी करेक्ट हो जाएगा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू, यहाँ पे बोला गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू कीप अ सेक्रेट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 20 का सही उत्तर आपको एक के साथ चलेंगे। यहाँ पे 21 है कि इन रिच का मतलब क्या होता है। देखिए इन रिच का मतलब होता है किसी वस्तु की गुणवत्ता को देखना या फिर बढ़ाना, ठीक है। इसका एंटोनिम्स बताना है, उल्टा बताना है। जब भी आपको किसी वस्तु की गुणवत्ता को अगर बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब घटाओगे, दूसरे को कम करोगे, उसका आंसर आएगा तो हो जाएगा डिप्लीट। क्या हो जाएगा, डिप्लीट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट एक्सप्रेसेज द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। आपको एक्टिव से पैसिव में बताना है। दे हैव रिकॉर्डेड द होल ब्यूटीफुल्ली, ठीक है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगी द बॉल हैज बीन रिकॉर्डेड ब्यूटीफुली बाय देम। दे का क्या हो जाएगा, देम। यहाँ पे सही उत्तर 22 का एक करेक्ट होगा। अगला यहाँ पे 23 नंबर कि नविका इज अ सुपर्ब एंड इम्प्रेसिव चाइल्ड इन हर क्लास। आपको यहाँ पे बताना है कि इस जगह पे कौन सा मीनिंग यहाँ पे होगा, ठीक है, करेक्टली एंड कंप्लीट। तो यहाँ पे देखो अगर ऑप्शंस की बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पे आपको सुपर्ब एंड इम्प्रेसिव का मतलब यहाँ पे एक ब्रिलियंट ऑप्शंस आ सकता है। नविका इज अ ब्रिलियंट चाइल्ड इन हर क्लास, ठीक है, तो इसका डी करेक्ट होगा। अगला यहाँ पे कि व्हेन द पेशेंट रिकवर्ड ही वाज डैश फ्रॉम द हॉस्पिटल। जब पेशेंट रिकवर हो जाती है हॉस्पिटल से तो उसको हम लोग डिस्चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज कब होगा, ठीक है। तो 24 का बी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला देखते हैं कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। देखिए भारत का जो प्रथम समाचार पत्र की अगर बात करेंगे जो अंग्रेज़ों के द्वारा जारी किया गया था वो था बंगाल गैजेट। क्या नाम था, बंगाल गैजेट। और ये कब प्रकाशित हुआ था, 1826 ईस्वी में ही ये प्रकाशित हुआ था, ठीक है। आर्यन बंगाल गैजेट, ठीक है, बंगाल गैजेट से स्टार्ट हुआ था प्रथम समाचार पत्र भारत का। अगला है 26 नंबर की अभिज्ञान शंकुतलम किसकी रचना है। देखिए अभिज्ञान शंकुतलम कालिदास जी की रचना है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक करेक्ट हो जाएगा। और कालिदास की जो प्रमुख रचना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको रघुवंशम हो जाएगा, मेघदूत हो जाएगा, कुमार संभवम हो जाएगा, ये सारे कालिदास जी के रचना है। अगला है कि कृति का समानार्थी शब्द क्या होगा। देखिए कृति का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, कृति का हो जाएगा रचना। क्या हो जाएगा, रचना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला है यहाँ पे प्रश्न कहा गया है 28 नंबर कि जो मरने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है, जो मरने वाला होता है ना उसके लिए एक शब्द की अगर बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा मुर्मुसु। क्या हो जाएगा, मुर्मुक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, प्रादेशिक, इक प्रत्यय। क्या कौन सा प्रत्यय है, इक प्रत्यय, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, प्रदेश जोड़ इक, प्रादेशिक। अगला है कि इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। देखिए स्त्रीलिंग शब्द की बात करेंगे रचना, सृजन, संपादन या फिर समायोजन। सही उत्तर हो जाएगा आपका रचना, ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया। 31 देखते हैं कि निम्नलिखित में से सही क्रम वाला विकल्प चुनें। घर सड़क के उस पार था
उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है, वह इलाहाबाद में ही तो था। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे लॉडर रोड पर। इसका जो सही क्रम जो होगा वो आपको बतानी है। पहले होगा उसने उद्यान को पहचान लिया, उसके बाद होगा वह समझ गया कि वह कहाँ पे है, उसके बाद होगा कि वह इलाहाबाद में ही तो था। कहाँ पे? लॉडर रोड पर, घर सड़क के उस पार था। जी, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला होगा यहाँ पे 2 नंबर, उसके बाद आएगा आपको पहला जो है दूसरा स्थान पे आएगा। ठीक है, तीसरा जो है आपको सेकेंड स्थान पे आएगा। इसको ध्यान में ये सीरीज देख लेना, 2 3 5 4 5 1। ठीक है, यही इसका क्रम हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाए। महाराज जनक तो ब्रह्मा ज्ञानी थे, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो। महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक, वे प्रसन्नता चले गए। इसको आपको वर्णित करना है, सही क्रम में सही क्रम लगाना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगी आपको CBAD। क्या हो जाएगा? CBAD। तो 32 का सही उत्तर आपको बी के साथ चलेंगे। अगला है 33 कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सीधा अनुपातिक होता है, ये आपको बताना है। तो ये होता है आवेशित कण के संयोग से समानुपातिक होती है। ठीक है, सीधा। 34 है कि कोई स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु अपनी चाल के प्रथम द्वितीय तृतीय -nवें सेकेंड में दूरियों को किस प्रकार की श्रेणी बनाते हुए तय करेगा। तो ये बनाता है आपका समानांतर श्रेणी में। ठीक है, समानांतर श्रेणी बनाती है। तो 34 का सही उत्तर आपको ए करेक्ट होगा। अगला है यहाँ पे कि 4 ओम संयुक्त प्रतिरोध पाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक प्रतिरोध को 12 ओम प्रतिरोध के समांतर क्रम में रखा जाएगा। देखिए 4 ओम जो है आपको संयुक्त मतलब रिजल्टेंट प्रतिरोध पाने के लिए बनाने के लिए एक प्रतिरोध को 12 ओम प्रतिरोध के समांतर में रखा जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 6 ओम। ठीक है, 6 ओम सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 ओम हो जाएगी। ठीक है, 4 ओम यहाँ पे बोला गया है 4 ओम प्रतिरोध पाने के लिए किस एक प्रतिरोध को 12 ओम प्रतिरोध के समानांतर रखा जाएगा। एक तो आपको 12 ओम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरा यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा ऐसा यहाँ पे रखेंगे ताकि इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ये मान लेते हैं 12 ओम है, यहाँ पे क्या रखेंगे ताकि ये दोनों का 4 ओम आ जाए। यहाँ पे 6 रखेंगे ना तो ये आपका 4 ओम आ जाएगी। ठीक है, 1/12 प्लस 1/6 जब इसको हल करोगे तो ये 4 ओम के बराबर आपको आ जाएगी। अगला है कि साधारण दोलक की गति आवृत्ति f हर्ट्ज है, तो 2 मिनट में दोलक जो है दोलन कितना करेगा। ठीक है, तो ये होता है दोलन जो करने वाली होती है आवृत्ति 1/में में आवर्तकाल होता है। ठीक है, 1/में में आवर्तकाल होता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 120 f। क्या हो जाएगा 120। 2 मिनट में कितना दोलन करेगा तो 120 f बार। ठीक है, अगला है कि एक समान वृत्तीय गति प्राप्त करने के लिए किसी कण के लिए निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे आपको अशुद्ध कथन बताना है। तो ये हो जाएगा एक समान वृत्तीय गति करने वाले किसी कण के लिए त्वरण का परिमाण नियत नहीं रहता, ये गलत है। क्या हो जाएगा यहाँ पे गलत हो जाएगी। ठीक है, नियत क्या रहता है? रहता है। ठीक है ना। अगला है कि f और 2f के बीच रखी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए f और 2f के बीच जब कोई वस्तु को रखेंगे तो उत्तल लेंस में, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा और कैसे बनेगा, यही हम लोगों से प्रश्न है। तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक और उल्टा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। तो मुख्य अक्ष पर अगर स्थित की बात करेंगे तो वो आपका प्रकाशिक केंद्र हो जाएगी। क्या हो जाएगा? प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्शन नंबर आपको बी करेक्ट होगा। अगला है यहाँ पे कि फ्यूज तार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्यूज तार जो होता है वो यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है या फिर यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है। कौन सा कथन सही? तो दोनों कथन सही है। फ्यूज तार जो है वो उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है और गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है, निम्न गलनांक वाले पदार्थ से। तो दोनों कथन यहाँ पे सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर कहा गया है कि ऊर्ध्वपातन का गुण किसमें पाया जाता है। देखिए ऊर्ध्वपातन का गुण अगर बात करेंगे हम लोग तो ये पाया जाता है आपका अमोनियम क्लोराइड में। किसमें? अमोनियम क्लोराइड में। सी करेक्ट होगा। अगला है 42 नंबर
कि निम्नलिखित में से कौन सैंधव सभ्यता के स्थल नहीं है। तो सैंधव सभ्यता जो है आपका उल्लंघनाच जो है, उल्लंघनाच, ये आपका सभ्यता के स्थल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, बाकी सारे हैं। सैंधव हो गया आपका हड़प्पा, उसी तरीके से उसका अलग नाम है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी आपका सही है। चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट, लॉर्ड रीडिंग दिल्ली दरबार, लॉर्ड वेलिंगटन प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन, लॉर्ड हॉर्डिंग दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो 43 का सही उत्तर आपको ए करेक्ट होगा, जो सही है जोड़ी चेम्सफोर्ड यहाँ पे रॉलेट एक्ट से संबंधित है। ठीक है, अगला है 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के डैश के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो दिल्ली में लाल किला कहाँ पे है पता है ना, वो है आपको लाहौरी गेट के ऊपर। कहाँ पे, लाहौरी गेट के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो 44 का डी करेक्ट होगा। 45 देखते हैं कि भारत की सबसे तेज़ गति से चलने वाली ट्रेनों में से गतिमान एक्सप्रेस किस वर्ष चलाई गई थी। तो गतिमान एक्सप्रेस जो लाई गया था ये 2016 में लाया गया था। ठीक है, और ये नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाया गया था। वंदे भारत एक्सप्रेस को वाराणसी से दिल्ली के बीच में चलाया गया था, जो 2019 में आया था। वंदे भारत कब आया था, 2019 में, लेकिन गतिमान एक्सप्रेस कब आया था, 2016 में। ठीक है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया। अगला है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर, जिसको हम लोग गणेश वासुदेव मावलंकर बोलते हैं, जो 1952 से लेकर 1956 तक इस पद पर रहे थे। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, जीवी मावलंकर। अगला है यहाँ पे कि भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो पहला आम चुनाव जो हुआ था ये हुआ था आपका 1951 से लेकर 52 के बीच में। ठीक है, डी करेक्ट होगा। अगला है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है। तो राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा का जो आधार है युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण या फिर सभी। तो इनमें से सारे हो जाएंगे। अगला है 49 नंबर की संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में कब हटाया गया था। तो ये हटाया गया था आपको 1978 ईस्वी में। अगला है कि राज्य और केंद्र के बीच सत्ता विभाजन के लिए संविधान की सूची नहीं है, वो आपका परवर्ती सूची हो जाएगी। क्या हो जाएगा, परवर्ती सूची। बाकी तो राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची है, लेकिन ये परवर्ती सूची नहीं है राज्य और केंद्र के बीच सत्ता विभाजन के लिए। तो सही उत्तर यहाँ पे 50 का एक करेक्ट होगा। हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 50 तक प्रश्न किए हैं। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द। तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके नए वीडियो के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।